अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। हमने हर लेक्चर के वीडियो के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड डिटेल में। ठीक है, अब हमने जो साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, उसमें डिफरेंट थे। विजुअल का मसला आ रहा होता है बंदे को, डिप्लोपिया, विजुअल एक्विटी का। ठीक है, जितने भी उसको मसले आ रहे होते हैं उन सब प्रॉब्लम्स के लिहाज से अब हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रेमवर्क फॉर रिहैबिलिटेशन मीन्स अब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मैनेजमेंट देखने लगे हैं। फिजिकल थेरेपी के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट देखने लगे हैं। ठीक है, या उसकी रिहैबिलिटेशन देखने लगे हैं, जो भी आप वटएवर इस टॉपिक को नेम देना चाहें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो भी हमारे पास न्यूरो के अंदर डिजीज़ आ रही होती हैं, ठीक है, उनकी जो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स होती हैं ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हर डिज़ीज़ के अपने इरिटेटिंग फैक्टर्स और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, बस उन स्पेशल जो इरिटेटिंग फैक्टर्स या सिम्टम्स हैं उनको आपने कंट्रोल करना है। बाकी जो रिहैबिलिटेशन या मैनेजमेंट है वो सेम होती है तमाम न्यूरो की डिजीज़ की। अब हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या, ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ठीक है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ क्या होती है, हमें पता है कि ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं कि इनमें क्या होगा कि आपका फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली रिस्टोर नहीं हो सकता, बल्कि इसमें जो हमारी जो प्राइमरी या स्टार्टिंग स्टेज आ रही होती है डिज़ीज़ की, उसके अंदर हम प्राइमरी प्रिवेंशन यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन हम यूज़ करवा सकते हैं प्राइमरी या अर्ली स्टेज ऑफ डिज़ीज़ के अंदर। ठीक है, और जब हमारी कौन सी स्टेज चल रही होती है, रिलैप्सिंग फेज़। ठीक है, ये हमने सारा पीछे टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डिटेल से पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं जो पीछे चीज़ें बता चुकी हूँ वो दोबारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत लेंथी है। अच्छा, अब जो आपकी रिलैप्सिंग फ़ेज़ आ रही होती है, कौन सी फ़ेज़, रिलैप्सिंग फ़ेज़ में क्या चल रहा होता है कि जो स्टार्टिंग में आपके रिलैप्सिंग और रिमिटिंग फ़ेजेस आती हैं उसमें आपकी कंडीशन कम्प्लीटली रिस्टोर हो सकती है। लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइमरी प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टाइप है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं और डिटेल है काफ़ी इसकी वहाँ दी हुई। तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब वो रिस्टोर कम्प्लीटली नहीं करेगी। जब भी उसको कोई अटैक आएगा पेशेंट को, उसकी वजह से क्या होगा कि उसका डैमेज जो होगा वो वहाँ पे सस्टेन करेगा। ठीक है, वो वहाँ पे पेशेंट को वो रहेगा, वो रिवर्स नहीं हो सकता। और उसके बाद जब उसकी डिज़ीज़ प्राइमरी प्रोग्रेसिव के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, उसके बाद पेशेंट को मज़ीद जो भी अटैक्स आएंगे उनकी वजह से उसकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जाएगी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डैमेज होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि 4 ब्रेन के मेजर पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो चारों में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि नेचुरली लीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब स्टार्टिंग स्टेज होती है तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंपनसेटरी इंटरवेंशन यूज़ करते हैं या रिस्टोरेटिव इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी कंडीशन या पेशेंट की कंडीशन वर्स होती है फिर हम मूव करते हैं टर्शरी प्रिवेंशन की तरफ। ठीक है, स्टार्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, जब पेशेंट की कंडीशन वर्स नहीं होती, उसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है, हम रिस्टोरेटिव और कंपनसेटरी इंटरवेंशन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने पूरी कोशिश करनी है टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर। इसमें आपने ये पूरी कोशिश करनी होती है कि जितनी भी पेशेंट को डिसेबिलिटी या किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंस होनी है उसको आप मिनिमाइज़ कर सको। ठीक है, या आप क्या कर सको कि आप पेशेंट की जो अगले बंदे पे डिपेंडेंसी है उसको डिले से डिले कर सको इन टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, अच्छा, जो डिपेंडेंसी उससे अगले बंदे पे अर्ली स्टेजेस में करनी है वो उसमें लेटर स्टेजेस में जाकर आए, डिले हो जाए उसकी डिसेबिलिटी, उसकी डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल्स। ठीक है, और ये हम क्या किस तरह कर सकते हैं, ये हम ट्रीटमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो एंड पे पेशेंट की जो डेथ हो रही होती है, जो देखा गया कि डेथ रेशो किस वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ज़्यादा है, कौन सी ऐसी काज बन रही होती है, डैट इज़ न्यूमोनिया। क्योंकि पेशेंट टोटली बेड रिडन हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है, तो मोस्टली जो डेथ रेशो होती है वो न्यूमोनिया की वजह से हो रही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें पता है कि
इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिस्टोरेटिव थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, कंपनसेटरी है, प्रिवेंटिव है, ठीक है, मेंटेनेंस थेरेपी वगैरह इसके अंदर आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपको एक कोऑर्डिनेटेड इंटरडिसिप्लिनरी टीम चाहिए होती है, ठीक है। इस सारे जो हमारे पास प्रिवेंशन है इनको करने के लिए, रिस्टोरेटिव को, प्रिवेंटिव को, कंपनसेटरी को और मेंटेनेंस वगैरह को, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन दो डिफरेंट टर्म्स है और इनके अंदर क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास रिहैब है ना, रिहैबिलिटेशन, उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक टीम है, ठीक है, और उस टीम के अंदर डिफरेंट हेल्थ मेंबर्स हैं और वो डिफरेंट हेल्थ मेंबर्स मिल के पेशेंट को लाइफ में इंडिपेंडेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ फिज़िकल थेरेपिस्ट नहीं होता, इसमें स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, नर्सिस होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना एर्गोनोमिस्ट होते हैं। पेशेंट की रिहैबिलिटेशन को लेके चलते हैं ये सारे लोग, ठीक है, जितने भी हेल्थ मेंबर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं इस टीम के अंदर। अब हम बात करते हैं फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशंस। सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी डेफिसिट्स एंड स्किन केयर, ठीक है। हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का आ रहा होता है, पेशेंट को सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है विजन का, ठीक है। विजन का मसला उसको सबसे ज़्यादा आता है, फिर उसके सेंसरी सिम्टम्स आ रहे थे, उसको डिप्लोपिया, विजन लॉस, स्कोटोमा आ रहा होता है। स्कोटोमा हमने पढ़ा था कि आई फील्ड के अंदर एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, ठीक है। सेकंड जो सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है वो सेंसरी डेफिसिट्स होते हैं, ठीक है। पैरास्थीसिया, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही होती हैं लिम्ब में, ठीक है, आर्म्स में, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो जब तक पेशेंट सेंसरी डेफिसिट्स के साथ आया है आपके पास तो आप किस तरीके से उसकी रिहैब करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक पेशेंट आपके पास सेंसरी डेफिसिट जो हमने भी बात की कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं उन सब के साथ आता है, तो हम उसकी किस तरह रिहैब करेंगे, ठीक है। अब एक बंदा आया आपके पास, विजन लॉस है उसकी, ठीक है, उसकी विजुअल इक्विटी का मसला है, तो अब आप उसकी विजुअल इक्विटी को रीस्टोर तो नहीं कर सकते ना, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि कंपनसेटरी ट्रेनिंग कराते हैं। हम कम्प्लीटली रीस्टोर तो उसकी विजुअल इक्विटी को नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे फिर क्या कराते हैं, कंपनसेटरी ट्रेनिंग कराते हैं। कंपनसेटरी ट्रेनिंग के अंदर हमें पता है हम क्या क्या करवाते हैं। पेशेंट की जो है वो सेंसेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम वर्बल क्यूइंग करवाते हैं, बायो फीडबैक, और उस जगह पे टैप करके सेंसेशन देते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्सचर की मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्सचर्स के फूड यूज़ करते हैं हम स्वाल्विंग और टेस्ट की सेंसेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक डिफरेंट टेक्सचर के फूड किस तरह यूज़ करेंगे, मिल्क शेक यूज़ कर लेंगे, ठीक है, या फूड के चंक्स यूज़ करेंगे, स्लश वगैरह यूज़ करेंगे, सॉफ्ट फूड यूज़ करेंगे, इस तरह डिफरेंट टेक्सचर की फूड देंगे ताकि उसकी जो स्वाल्विंग है या जो टंग की सेंसेशंस वगैरह है वो इम्प्रूव हों, ठीक है। और अगर हम बात करें बॉडी से रिलेटेड तो बॉडी पे हम किस तरह सेंसेशन इंप्रूव करेंगे, डीप टच, पिन प्रिक और लाइट टच वगैरह के थ्रू हम पेशेंट की सेंसेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट का मेन मसला आ रहा होता है वो आ रहा होता है विजुअल इक्विटी का, ठीक है। विजुअल इक्विटी के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासेस वगैरह यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। दूसरा मसला इसमें आता है डबल विजन का, ठीक है, विजुअल इक्विटी और डबल विजन। डबल विजन के में पेशेंट को क्या होता है कि उसमें पेशेंट को दो नज़र चीज़ें जो हैं वो दो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी आई का जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि जैसे ही हम पेंसिल को आई के करीब लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन को भी चीज़ें ब्लर या डबल नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये मैं नॉर्मल पर्सन का बता रही हूँ कि जब एक नॉर्मल पर्सन के आइज़ के पास हम ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेके जाते हैं पेंसिल को तो उसको भी चीज़ें ब्लर या डबल नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब एक बंदा उसको पहले ही जो है वो डबल विजन का मसला है, तो नॉर्मल बंदे को 10 सेंटीमीटर पे जाकर डबल नज़र आ रही थी तो उसको दूर पड़ी चीज़ें ही ब्लर या डबल नज़र आती हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि दोनों आइज़ इकट्ठे उस चीज़ को अकोमोडेट नहीं करते। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कि हम एक आंख को बंद कर देते हैं, एक आंख पे कोई पैच वगैरह करवा देते हैं, ठीक है, पैच वगैरह लगा देते हैं, यूज़ करवा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब पेशेंट ने देखना होता है तो वो एक आंख से ही देखता है, दूसरी आंख से नहीं देखता, जिससे उसको ब्लर नज़र आता है। जिस आंख से उसको ब्लर नज़र आता है उसके ऊपर हम पैच लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि यह हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जिस आंख के ऊपर जिस आंख से हमें ब्लर नज़र आ रहा था उस पर हमने लगा दी जो है पैच, ठीक है, वो पहले ही उसका फंक्शन डिस्टर्ब था, अब उसका फंक्शन मज़ीद डिस्टर्ब होगा और पहले से भी पेशेंट जो है वो उसकी विजुअल एक्विटी कम हो जाएगी, ठीक है।
इसलिए हम क्या करते हैं कि पैच को सिर्फ़ और सिर्फ तब यूज़ करवाते हैं जब हमने पेशेंट को एक्सरसाइज ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है। फॉर सेफ्टी मेजर हम इसको यूज़ करवाते हैं ताकि पेशेंट को जिस आँख से ब्लर नज़र आ रहा है या दो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी वजह से वो अपने ऊपर कोई चीज़ ना गिरा ले, ठीक है। या इसलिए हम जो है ना फिर पेशेंट को सिर्फ एक्सरसाइज ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी देर के लिए ही वो पैच यूज़ करवाते हैं। 24 घंटे हम पेशेंट को वो पैच यूज़ नहीं करवा सकते, वरना क्या होगा कि उसकी विजुअल एक्टिविटी उस आई की मज़ीद डबल स्पीड के साथ कम हो जाएगी। पहले ही कम है और कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जब आप पैच उतारोगे तो मज़ीद मसला बनेगा पेशेंट को डिप्लोपिया का और उसकी बिल्कुल ही एकोमोडेशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लास्ट पे हम बात करते हैं स्किन केयर की। स्किन केयर में आ जाता है प्रेशर रिलीफ, प्रोप्रियोसेप्शन, वेट बेयरिंग, लाइट बैंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वगैरह हम करवाते हैं पेशेंट को। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।